हेलो व्यूअर्स, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की तैयारी करेंगे जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, रुदरफोर्ड के मॉडल को सचित्र समझाइए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रुदरफोर्ड का मॉडल। तो रुदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधे रेखा में निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाते हैं। हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौटता है। तो यदि यह प्रश्न आता तो इसके साथ आपको इसका चित्र भी बनाना आवश्यक होगा, तो ही आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा, रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। इसमें दूसरा है, इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में गति करते हुए ऊर्जा का ह्रास विकिरण द्वारा करेगा तथा उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी तथा अंत में वह नाभिक में मिल जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो यह रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं हैं। इसके बाद अगला है, समस्थानिक की परिभाषा लिखो और उसके अनुप्रयोग लिखो। तो इसका उत्तर होगा, समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने के कारण परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो जब किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है किंतु परमाणु भार अलग अलग है तो वह समस्थानिक कहलाते हैं। ये आगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और इसके अनुप्रयोग हमें बताने थे, समस्थानिकों के अनुप्रयोग। तो इसका पहला अनुप्रयोग है, कैंसर बीमारी के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। दूसरा है, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। इसके बाद अगला हम देखेंगे, विलयन क्या है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि। तो विलयन जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण या समांगी मिश्रण होता है। तत्व किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे सोना चांदी। यौगिक किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो इनमें अंतर आ सकता है, त्रैमासिक एग्जाम में भी भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं प्रश्न आया था। तो इसका उत्तर होगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है किंतु रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे लकड़ी से बुरादा बनना। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक अवस्था भी बदल जाती, जैसे दूध से दही का जमना। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है, शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ में अंतर लिखिए। तो ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बना होता शुद्ध पदार्थ कहलाता है, उदाहरण सोना चांदी। और ऐसा पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के कणों से बना होता अशुद्ध पदार्थ कहलाता है, जैसे वायु। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट है, निलंबन किसे कहते हैं। तो निलंबन जो है यह विषमांगी मिश्रण है। निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। यह कण आंखों से देखे जा सकते हैं। जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। त्रैमासिक एग्जाम में भी हमने इसे देखा था और एग्जाम में आया भी था, तो आपको याद ही होगा मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो मिश्रण जो है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है और 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं और इसमें घटकों के गुण सदैव भिन्न होते हैं। इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है और इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, रेखित पेशी व अरेखित पेशी को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, पेशियां शरीर की गति के लिए आवश्यक होती है जो संकुचन व शिथिलन द्वारा क्रिया करती है। पेशियां 3 प्रकार की होती है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी।
रेखित पेशियों का संकुचन व शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। कंकाल से जुड़ी होने के कारण इसे कंकाली पेशी भी कहते हैं, जैसे हाथ व पैर की पेशियां। इसके बाद है अरेखित पेशियों का संकुचन व शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इन्हें चिकनी पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण शरीर के आंतरिक अंगों की पेशियां। इसके बाद जो एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, आप अपनी पुस्तक में से कर सकते हो। तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 87 पर है। तंत्रिका कोशिका का चित्र वेरी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका का कोशिका का चित्र बहुत आसान भी है। तो इसमें बीच में होता है केंद्रक। यहाँ जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये डेंड्राइट, और इसे कहते हैं पूरे को कोशिका काय। यहाँ पर है तंत्रिकाक्ष। तो बहुत आसान चित्र है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है, या न्यूरॉन का चित्र है जो कि तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई होती है, और पेज नंबर 87 पर आपकी बुक में है, उससे आप कर सकते हो आसानी से। जो अगला इंपॉर्टेंट है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। यह त्रैमासिक एग्जाम में भी कराता हमने, आपको याद ही होगा। अगला है ऊतक को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर होगा कोशिकाओं का समूह जो रचना, कार्य व उत्पत्ति में समान हो ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह जो रचना, कार्य और उत्पत्ति में समान हो ऊतक कहलाता है। इसके बाद है फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। तो फ्लोएम के 5 अवयव है, चालनी नलिकाएं, चालनी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। इसके बाद है पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में अंतर। तो इन पेरेन्काइमा है, ये कोलेन्काइमा है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और इनकी कोशिका भित्ति पतली व कोनों पर मोटी होती है। भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कोलेन्काइमा में भित्ति सेलुलोज व पैक्टिक पदार्थ की बनी होती है। इसके बाद अगला है स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए। स्टोमेटा, तो इसके कार्य है गैसों के आदान प्रदान में सहायक है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है 2 नंबर या फिर 1 नंबर में भी आ सकते हैं। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट अंतर वाला क्वेश्चन है वह है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम यह जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, फ्लोएम यह भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है और इसके द्वारा संवहन क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। यह निर्जीव ऊतक है और यह सजीव ऊतक है। तो ये मुख्य अंतर थे। इसके बाद है हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। तो हृदय की पेशी अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन प्रसरण करती है, कोशिकाएं बेलनाकार व केंद्रक व शाखायुक्त होते हैं। तो यह हृदय पेशी के मुख्य 3 लक्षण थे। हृदय पेशी मतलब हमारे हृदय में पाए जाने वाली पेशी जो है अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, इसलिए वह अपने आप ही क्रिया करती रहती है, पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है। और यह जो कोशिकाएं होती है वह बेलनाकार, केंद्रक व शाखायुक्त होती है। इसके बाद अगला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के लाभ, तो जल के संवहन में भूमिका निभाता है वाष्पोत्सर्जन, वातावरण में नमी बनी रहती है और अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायक है। इसके बाद अगला है सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर। तो यह एक तरह की कोशिकाओं का बना होता है सरल ऊतक, और जटिल यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। यह एक समान कार्य करते हैं और यह एक से अधिक प्रकार के कार्य करते हैं। यह पौधों को सहारा प्रदान करते हैं और भोजन का भंडारण करते हैं और यह संवहन का कार्य करते हैं। जो अगला इम्पोर्टेंट है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। आपके त्रैमासिक एग्जाम में भी आया था, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद हम अगला करेंगे कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किस अंगों को कहते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। इसके बाद जो 2 इम्पोर्टेंट चित्र है त्रैमासिक एग्जाम में भी आए थे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र, ये आपको आता ही है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है कोशिका विभाजन क्या है, कितने प्रकार का होता है।
तो इसका उत्तर होगा कोशिका विभाजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोशिका विभाजन जीवों की वृद्धि, विकास और मृत कोशिकाओं के पुनः निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन के प्रकार, तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगाए जाने पर बस के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बना रहता, अतः हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके बाद गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति के तीनों जो नियम है वह तीनों ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही संवेग संरक्षण का नियम भी आपको याद होना चाहिए। तो गति का प्रथम नियम है, प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है और गतिशील है तो उसे उसी चाल से उसी दिशा में गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। संवेग संरक्षण का नियम इम्पोर्टेंट है, आपको यह भी तैयार करना है। इसके बाद अगला जो है न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। हम सूत्र F = ma व्युत्पन्न कीजिए, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। ये बात जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, औसत चाल किससे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इसके बाद है एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्त की परिधि पर गति करे तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगला जो है त्वरण किसे कहते हैं और इसका सूत्र और मात्रक बताइए। त्वरण तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ पर है त्वरण को ए से बताया है, तो वेग में परिवर्तन होगा v - u बटा t। v है अंतिम वेग और u है प्रारंभिक वेग, t है समय और इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर/सेकंड²। के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए तथा सूत्र स्थापित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए और सूत्र स्थापित कीजिए, तो ये आपको कर लेना चाहिए, इसको तैयार करना है। और उसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र स्थापित कीजिए, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट कीजिए, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हो। इसके बाद है आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी 4 समस्याओं को लिखिए। संक्रामक रोग फैलने के 3 कारक लिखो। तो वायु द्वारा फैलता है, जल द्वारा और लैंगिक संपर्क द्वारा फैल सकता है। इसके बाद है बीमारी से बचने के लिए आप अपने आसपास क्या परिवर्तन या सुधार करेंगे? तो इसका उत्तर होगा साफ सफाई हेतु लोगों को जागरूक करना तथा होने वाले नुकसान से अवगत कराना। संक्रमित व्यक्ति को अलग रख उसके मल मूत्र, थूक आदि का उचित निष्पादन करेंगे। खाली स्थानों पर जल एकत्रित नहीं होने देना। संक्रामक रोगों से बचाव हेतु कोई 4 सावधानियां लिखिए। तो इसका उत्तर होगा संक्रमित व्यक्ति के पात्र कपड़े अलग रख देंगे, उसके जो पात्र मतलब बर्तन कपड़े अलग रखेंगे। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहेंगे। संक्रमित व्यक्ति का तत्काल उपचार कराकर संक्रमित व्यक्ति के मल मूत्र, थूक आदि का उचित निष्पादन करेंगे। इसके बाद है एड्स रोग का पूरा नाम, रोग कारक और लक्षण। तो इसका पूरा नाम हमने पहले भी देखा था, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। इसका रोग कारक है HIV वायरस है, जो कि इसका कोई विशेष लक्षण नहीं, परंतु संक्रमण के बाद रोगी की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे कई अन्य रोग भी हो सकता है। तो इस प्रकार यह विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा जो पिछले वीडियो में भी हमने विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।